नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने श्रमिक नेता और श्रमिक संगठन एटक के राष्ट्रीय सचिव श्री दीपेश मिश्रा जी। भैया स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए फ्रंट पेज पर खबरें जो प्रमुखता से लगी उसकी जानकारी आपको दे दें। सीएम चेहरों के चयन में भाजपा तलाश रही यूटिलिटी फैक्टर और लो प्रोफाइल। पार्टी 4 सूत्रीय फार्मूले के आधार पर दावेदारों का आकलन कर रही है। ये एक अखबार ने पहली खबर लगाई इसी हेडिंग से। नई दिल्ली से 12 डिग्री पारा लुढ़कने से रात और दिन का तापमान बराबर। भाजपा को उभरते जिलों में फोकस का फल मिला। एक अखबार ने सेंसेक्स के बारे में दिया 69,000 के पार। 18 लाख करोड़ रुपए बढ़ी 6 दिन में निवेशकों की संपत्ति। रायपुर, राजनांदगांव व कोरबा के कांग्रेसी महापौरों की कुर्सी खतरे में। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद गरमाई राजनीति, शहरी सरकार पर संकट। रायपुर, राजनांदगांव और कोरबा से मिलाकर एक अखबार ने इस खबर को छापा है। अरुण साव, लता उसेंडी पहुंचे दिल्ली। वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। वरिष्ठ नेताओं से कर रहे 1-to-1 मुलाकात। नतीजों के बाद दोराहे पर इंडिया गठबंधन। आज की बैठक टली। ममता, नीतीश, अखिलेश उदासीन। कांग्रेस ने उठाए ईवीएम पर सवाल। रायपुर से खबर। बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे, छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पर। देश में शहरी क्षेत्रों की दर 17.3%। नवनिर्वाचित विधायकों, पूर्व विधायकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पीएसओ 500 जवानों की तैनाती। सबसे कम उम्र के प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल। 8वीं बार चुनाव जीतने वाले बृजमोहन हैं सबसे वरिष्ठ सदस्य। तूफानी ठंड से कांपा छत्तीसगढ़। पारा 9 डिग्री गिरा। रायपुर समेत कई शहरों में कोल्ड डे। ये पहली खबर है अखबार की। चेन्नई में 12 की मौत। आंध्र में 9,000 बेघर। रेवंत रेड्डी संभालेंगे तेलंगाना की कमान। कल लेंगे शपथ। मोबाइल ऐप से छुट्टी के लिए कर सकेंगे आवेदन। रेलवे कर्मचारी को नई सौगात। ये खबरें फ्रंट पेज की। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं। हम बात राजनीति की कर लें। बाकी तो एक तूफान आया है उसने राजस्थान में, और सारी राजनीतिक तूफान की बात नहीं कर, चक्रवात जो समुद्री चक्रवात आया उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें 12-14 लोगों की मौत हो गई चेन्नई में। आंध्र प्रदेश टकरा के फिर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, आगे बढ़ गया है। लेकिन वो उसका असर छत्तीसगढ़ समेत और भी दूसरे जो उससे लगे हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों में उसका असर दिख रहा है। कोरबा में भी उसके कारण पारा नीचे चला गया है। ये सब खबरें हैं। लेकिन हम बात करेंगे राजनीतिक पारे की जो भी चढ़ा हुआ है। केंद्र से लेकर के गांव तक, चौपाल तक इसकी चर्चा हो रही है। 3 राज्यों का जो परिणाम आया, विशेष करके हिंदी भाषी क्षेत्रों का, तेलंगाना, मिजोरम को छोड़ दें, तीन राज्यों का जो परिणाम है, उस परिणाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खूब उत्साहित होने लग रहा है। 2024 का दरवाज़ा खुल गया। इंडी गठबंधन सरकार, गठबंधन जो विपक्षियों का है, वो थोड़ा मायूस है। कल बैठक बुलाए थे, उसमें कई लोग आने से इनकार कर दिए। ममता, स्टालिन, नीतीश, इन लोगों ने इनकार कर दिया तो उसकी डेट बढ़ गई। कुल मिलाकर जो राजनीतिक परिदृश्य है दीपेश भैया, जी, अभी ये सत्ता पक्ष के फेवर में दिखाई दे रहा है आपको, कि लगता है ये कुछ दिन का आनंद है, उसके बाद फिर लोग जब सामने आएंगे तो बहुत सारी बुराइयां भी उसके साथ आएंगी? नहीं, देखिए, अभी एकदम से कुछ कहना वो जल्दीबाजी है। और हमें लगता है कि आने वाले समय अगर जो विरोधी पार्टियां जो भी है, जो एक बनाए हैं लोग, माई इंडिया वगैरह जी, ये लोग को कोई एक्चुअली, ये लोग क्या है ना, विरोध करने से आप जो है जनमत नहीं बढ़ा सकते हैं जी। आप जो है वो अगर कोई नीति लेके चला रहे हैं, आप उससे कोई अच्छी नीति को आप प्रोजेक्ट करिए। आप तो क्या उनकी खामियों को निकाल रहे हो जी। आप क्या करोगे वो तो आप बता नहीं रहे हो। जी। ये एक तो बहुत बड़ा माने एक इशू है। हाँ, रोग बता रहे हो, इलाज नहीं बता रहे। हाँ। और सबसे और बात है कि जो माई इंडिया जो बनी है जी, ये माने 25-30 जो है विचारधाराओं का गठजोड़ है, मतलब। जी। और ये गठजोड़ सिर्फ इसलिए है कि उनको हराना है, मतलब, ठीक है ना। तो मेरा कहना है ये गठजोड़ आपने बनाया है उनको हराने के लिए, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। पर उनको हराना बोलने से तो वो हार नहीं जाएंगे ना जी। आप उनके सामने में जो है, आप देश के सामने में कोई ऐसी नीतियां बनाइए, एक ऐसा चीज प्रोजेक्ट करिए कि लगेगा कि नहीं यार, उनका जो प्रोजेक्शन जो है वो छोटा है, ये बड़ा कुछ बता रहे हैं जी। तो उस दिशा में अगर काम होगा तो अभी से कुछ कहना
बहुत जल्दीबाजी है। और पर जैसा लग रहा है, जो आबहवा जो दिख रहा है, और लोगों का जो मूड जो दिख रहा है, उससे तो लग रहा है कि आने वाले समय में भी जो है, अगर विपक्ष पार्टियां अपनी नीतियों को परिवर्तन नहीं करती है तो आने वाले समय में दिक्कत तो होगा। बिल्कुल, उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। हाँ, उसका फायदा उनको मिलेगा। और बाकी कुछ चीजें देखिए बीजेपी का हम जो है हम उसका जो है कुछ नीतियों का हम विरोध करते हैं जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अच्छी बातों का भी हम विरोध करें। ये हम बिल्कुल ऐसा नहीं होना सोचते चाहिए जी। हैं। कुछ चीजें जो हैं वो दिखता भी है, जैसे देश की अर्थव्यवस्था अभी सुधार लिया इन्होंने, काफी सुधारा है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है जी। और जो है हम जो है वर्ल्ड में जो है चौथी नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं, तीसरी की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरी की ओर बढ़ रहे हैं जी। और हम आज से 5 साल पहले हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करते। मैं बीच में थोड़ा सा जानकारी दे दें, चीन की क्रेडिट रेटिंग घटी, भारत के लिए अच्छे संकेत। मूडीज और S&P की रिपोर्ट, रेटिंग एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से भारत की साख अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूरी दुनिया में बढ़ रही है। देखिए एक बात है कि आने वाले समय जो है, देखिए श्रम और पूंजी में जो है ये एक मतभेद है, वो अलग वो बात संघर्ष है वो जी। संघर्ष है, वो रहेगा मतलब। बट जो दुनिया का जो नक्शा जो है वो ये साफ बता रहा है कि आने वाले समय में जो है ये पूंजी ही इसमें हावी रहेगा। और पूंजी हावी तभी हमारे देश में अगर वातावरण ऐसा होगा। अभी देखिए ये जो सरकार जो बीजेपी की बनी है 3 स्टेट में, अभी देखिए 4-5 दिनों से जो है सेंसस हमारा बढ़ा हुआ है। बात तो स्वाभाविक है, बिजनेसमैन अगर कहीं पैसा लगाएगा तो वो जब तक ये नहीं जानेगा ये मेरा पैसा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, तब तक वो पैसा नहीं लाएगा। अगर देश की अर्थव्यवस्था के साथ स्थिति जो है आपका, जो खासकर जो अपना पार्टियों का स्थिति अगर सही रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, तो उसका लाभ तो मिलता है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है जी। तो हमारा इस संबंध में ये कहना है कि जो प्रश्न जो आपने पूछा है जी कि आने वाला समय अगर विपक्ष चाहती है तो विरोध ना करके अपने अच्छी चीजों का आप क्या इससे अच्छा कर सकते हो उसको अगर आप प्रोजेक्शन करोगे जनता के सामने में तो परिस्थितियां बदल सकती हाँ, हैं। मतलब आलोचक की बजाय समालोचक बनिए। आपको बनिए। जहां आवश्यक हो वहीं पे आलोचना करिए, जहां अच्छी बात वहां उसको स्वीकार करिए। लेकिन होता वैसा नहीं है, एकदम सब उल्टे ही चले जाते हैं। और इस समय जो दीपेश भी, एक स्टालिन के लड़के ने एक सनातन को लेकर के बात कही, और अभी कल डीएमके के एक सांसद ने लोकसभा में गाय का गोमूत्र वाला इलाका, ये सब बातें कह के कहीं न कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी विचारों को और बल दे देते हो और वो चढ़ बैठते हैं और उसका लाभ इनको मिलने लगता है। तो ये मतलब ये कह लेना कि इनकी किस्मत अच्छी है और बाकी लोगों की खराब है, यानी कि कोई न कोई मुद्दा ऐसे ही देते हैं। ये सब जो है ना, ये सब छोटी छोटी बातों को ऐसा करके उभारना, ये कोई देखिए हम तो कम्युनिस्ट वाले हैं और हम तो भगवान को नहीं मानते हैं, पर जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर उसके बिना नहीं चलेगा। तो हमारा वो जो कम्युनिस्ट जो वहाँ पर रहा 20, 25, 30 साल तक जो हम लोग राज किए, हम लोग दुर्गा पूजा सब में हम लोग बहुत बढ़िया से मनाए, क्योंकि ये देश, इस देश का जो संस्कृति है, इस देश का जो कल्चर है, उसको साथ लेके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसको खिलाफ करके हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते एकदम से। जी बिल्कुल नहीं बढ़ सकते उसको। और यह भी है कि हमको किसी की भावनाओं का आदर करना सीखना चाहिए। कोई करता है तो आप करने दीजिए ना, आपको क्या तकलीफ है। अच्छा, उसके बाद देखिए मेजोरिटी जो है वो तो मैंने उसमें सही है कि वो अपने जो हिंदुओं के मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो दूसरे लोग जो हैं उनको हम विरोध करें, उनको दबाएं, उनको भी जीने खाने दिए बढ़िया अपना। वो भी अपना जो है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो हमने अपने देश को बनाया है और हमारा जो संविधान भी यही कहता है, तो सब लोगों को ऐसा लगना चाहिए ये देश हमारा है, हम लोग कोई एक दूसरे के विरोध में नहीं है, बस यही लोग चाहते हैं। बिल्कुल आप डीएमके के जो नेता इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, स्टालिन बोल रहे हैं, उनके बेटे बोलते हैं, साउथ के कुछ और नेता बोलते हैं, भाई आपको जो पसंद है आप उसकी पसंद अपने पास रखिए, दूसरे को जो पसंद है उसके ऊपर अगर आप आघात पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात है कि देश में एक
वातावरण आपके विरुद्ध बनता है बनता है। और फिर माहौल इस तरह का भी बन जाता है कि ऐसे सांसदों को अगर जिन लोगों को आप गाली देते हैं, जिनके बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं और फिर चरण पादुका उतारेंगे और आपको मारेंगे पटक पटक के, तो फिर आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप कहें क्यों रहे हो ऐसा? आप अपनी बात कहो ना भाई। आप दूसरे की भावनाओं का अगर अनादर करोगे तो स्वाभाविक है क्रोध आएगा। चलिए मुख्यमंत्री की भी बात कर ले। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर खूब चर्चा चल रही है। हम लोग रात में भी आंख खुलती है तो किसी न किसी चैनल को या सोशल मीडिया पे जाकर देखते हैं कहीं कुछ रात को तय तो नहीं हो गया, क्योंकि हमसे लोग पूछते हैं। सवेरे भी कुछ लोगों का, एक दो लोगों का फ़ोन आया, भैया क्या हुआ राजस्थान का, क्या हुआ छत्तीसगढ़ का, तो भैया अभी कोई जानकारी नहीं आई। तो ये जो उत्सुकता है लोगों की परिणाम जानने के बाद कि अब इसकी बागडोर कौन संभालेगा। हम अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो कई लोगों का नाम चल रहा है, लेकिन उसमें एक बड़ा नाम चल रहा है रेणुका सिंह, क्योंकि 14 सीट है सरगुजा में, सरगुजा संभाग में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और रेणुका सिंह वहाँ केंद्रीय मंत्री थी और उनको पार्टी ने चुनाव लड़वाया और जीत गई। ज़्यादा मतों से नहीं जीती लेकिन जीती हैं, तो उनका नाम चल रहा है। तो अब ये साधने की कोशिश जो चल रही तीनों राज्यों में भाजपा की, इसका हम कैसे लोकसभा के चुनाव में 2024 में लाभ लें, उसकी दिशा में विचार करके आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा असमंजस है इनमें भी। देखिए भाजपा अब क्या सोच रही है, लोकसभा जो है 24 को सोच रही है कि नहीं सोच, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ जी। पर ये बात जो मैं अपने जो इतने साल का जो मेरा अनुभव है और मैं जो देख रहा हूँ जी यहाँ मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए जी, ये वो बहुत बड़ा सवाल नहीं है, परंतु ये बात निश्चित है कि यहाँ पर कोई भी बनेगा कंट्रोल जो है वो केंद्र का ही रहेगा। वो जिस तरह से हमारे बघेल साहब थे, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, ये वो भी ही इज ऑल्सो नाइस मैन, परंतु उनका कंट्रोल कोई ऊपर से नहीं था, वो अपना खुद ही मतलब कंट्रोल करते थे। पर मेरे को लग रहा अभी जो जैसा सिचुएशन पूरे देश में बना है और भारतीय जनता पार्टी का जो मैं हिसाब किताब देख रहा हूँ जी जी, वो ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो भी बने पर उसके ऊपर जो है पूरा जो निगरानी जो बोलते हैं ना, चौकसी, वो पूरा रहेगी ताकि वो ऐसा कोई काम ना करे कि 24 का चुनाव या जो भी आने वाले समय में उसमें जो है जनादेश या जो जनमानस में कोई नेगेटिव असर पड़े, वैसा कोई नहीं होगा। और मेरे को लगता है जो भी बनेगा कंट्रोल तो वो केंद्र का ही ये लोग करेंगे, जैसा अब दिखता है। मतलब जी जी, नहीं चाहे आपने वो तो अभी भी अभी राजस्थान में अपना यहाँ देखिए आपका जो मध्य प्रदेश रहा और जो भी जहाँ जितने भी इनके स्टेट्स हैं जी, वो सारों में जो है इन लोगों का ऊपर का पूरा निगरानी लोग रखते हैं, मतलब रख रहे हैं। मतलब जी जी, जब बड़ी पार्टी होती है, बड़े उनके पास जनप्रतिनिधि होते हैं, तो ऊपर वालों की ताकत भी बड़ी होती है। पहले इंदिरा गांधी के शासनकाल में तो आपने देखा है ना कि कैसे उनकी हुकूमत चलती थी, बिना उनके इशारे के कुछ नहीं होता था। आज वही स्थिति इनके साथ है। और एक एक स्थिति आप कांग्रेस की आपने कहा तो याद आ गई, गहलोत जी को ये लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जी जी, वहां सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना था इनको कि चलो साल भर ये रह ले, लेकिन गहलोत ने एक चाल चल दी, सारे विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया कि आप इस्तीफा दे दो। सरकार इनकी पार्टी मजबूर हो गई उनको अध्यक्ष बनाए रखने उसके मुख्यमंत्री। मैं तो बीजेपी का विरोधी हूं, पर ये बात मैं दावे से साथ कहता हूं, यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री ऊपर से चुन जाएगा जी, तो यहाँ कोई विरोध नहीं होने। हाँ तो वही कह रहा हूँ, ये पहले ये स्थिति थी, कांग्रेस की भी यही स्थिति थी। आज थोड़ा कमजोर हो गए तो इसलिए सब आंखें दिखाते हैं, ये मजबूत हैं इसलिए इनको कोई आंखें नहीं दिखा रहा है। इनकी भी स्थिति अगर कालांतर में कांग्रेस जैसी हुई तो इनको भी लोग आंखें दिखाएंगे, मजबूत घर है इसलिए भी कोई पत्थर नहीं फेंक रहा है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी जो यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा नियंत्रण उसका अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के हाथ में या पार्टी अध्यक्ष के हाथ में ही होगा। ये एक खबर जो अभी कल से परसों रात को खबर आई कि ढेबर, जो एजाज ढेबर रायपुर के महापौर हैं, रायपुर का महापौर मतलब वो राजधानी का महापौर थोड़ा चर्चा में रहता है, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हुई तो वो चले गए पूर्व मंत्री अकबर के घर पे, रात में चर्चा उनकी हुई और कल सवेरे से वहाँ भाजपा के जो पार्षद हैं वो लामबंद होकर के उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये खबर जैसे ही फैली तो कोरबा में भी, दूसरे नगर निगमों में भी चर्चा होने लगी कि हमको भी अविश्वास प्रस्ताव लाना है। राजनांदगांव में भी वही स्थिति है जहाँ कांग्रेस के महापौर हैं। तो ये बिल्कुल आक्रामकता जो है भाजपा की, ये संकेत तो देती है कि भाई
जैसे कांग्रेस ने किया तो वैसे भाजपा भी कर रही है नहीं, पर कि मेरा जैसे अपना सत्ता में आए आप तुरंत सामने हाँ, वाले को मेरा कमजोर करना शुरू कर देखिए, दो। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। मैं जो कोई पार्टी अगर कुछ कर रहा है तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। जी पर व्यक्तिगत मेरा राय है, जो बड़े लोग होते हैं उनका जो है दिल भी बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। भाई देखिए, ये लोग जो चुन के आए हैं, आपका जो रायपुर नगर निगम हो या कोरबा हो या जो भी है, ये लोग चुन के आए हैं, जनता ने इनको चुना है। जी तो इनके ऊपर जो अगर इस तरह से करना, जी वो मुझको लगता नहीं है। तो वो तो उसमें फिर कांग्रेस और इनमें फिर अंतर क्या रह गया? जी 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 इनको जी जो इनका जो कार्यकाल जो है, जी इनको पूरा करने देना चाहिए। और हाँ, अगर किसी के ऊपर व्यक्तिगत कोई भ्रष्टाचार वगैरह बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर में है, जी, तो जी। ज़्यादा ज़्यादा आप जांच उच के लिए आप कह सकते हैं। जी। परंतु इस तरह से मैंने तुरंत अभी रिजल्ट निकला है, तुरंत इस टाइप का करना, जी जी ये मुझको लगता है नहीं है कि लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। मतलब हाँ, उनको अपना जो उनका कार्यकाल जो है उनको पूरा करने देना चाहिए। और हाँ, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के हाँ, लिए ये ठीक नहीं है कि आप ये। अगर सत्ता हाँ, में आए तो आप हाँ, उसको परेशान हाँ, करना शुरू कर हाँ, दो। जैसे हाँ, साउथ में होता है हाँ, हाँ, ना, हाँ। स्टालिन के हाँ, बाप को हाँ, कैसा उसके- करुणानिधि को करती थी करते, जयललिता आती ऐसा थी, नहीं है। तो वो चीजें। और आम जनता इसको अच्छा भी नहीं मानती, ये भी मैं बता दूं बिल्कुल, आपको। बिल्कुल नहीं आम मानती। जनता, देखिए, आम जनता जो चाहती है कि सब सामान्य रहे, मतलब स्थितियाँ, वो जी। भी तनाव नहीं चाहती है। हर आदमी अपना कमाने धमाने के लिए यहाँ आया हुआ, और ये सब जो अगर लफड़ा होगा तो लोगों का ध्यान बढ़ता है, लोगों का कामकाज प्रभावित होता है। और आदमी चाहता है कि ऐसा ना हो, तो फिर भी मूल मुद्दे से हट जाते हैं हाँ फिर। हाँ, मेन मुद्दे जी, से जी, हट जी। जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब राजनीति में ये चलता है कि तू डाल डाल में पात पात वाला हिसाब किताब हो जाता है। जब कांग्रेस की सत्ता आई थी तो मुझे याद है, जब कांग्रेस से भाजपा की सत्ता आई थी 2003 में, आखिरी में, जब अजीत जोगी जी की विदाई हुई थी, तो उस समय भी आक्रामकता ऐसी दिखाई दी थी। जी, जी, जी। और उसके बाद तो खैर इनकी सरकारें आती रही। भूपेश बघेल जी जब आए तो उस समय थोड़ा सा उस तरह का वातावरण बना। तो ये परिपाटी ठीक नहीं है। नहीं, चाहे भाजपा करे चाहे कांग्रेस कोई करे, भी करे, ये जी। ठीक बात नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र की तो नींव ही इसी पे है कि हमारा प्रेम और विश्वास जी, जी, बढ़े और ये राष्ट्र सशक्त हाँ, हो। जी, जी। ये भाव लेकर के ही तो संविधान निर्माताओं ने स्वप्न देखा था। लेकिन अब क्या कहा जाए, कई बार कार्यकर्ता भी बोलते हैं नहीं, हमको बहुत परेशान किया है फला पार्टी ने, तो हमको भी परेशान करना है। तो फिर वही बात हो गई ना कि आपने एक थप्पड़ मारा तो दूसरा आपको एक थप्पड़ मार दिया। तो लड़ते रहिए, थप्पड़े मारते रहिए, बाकी चीज़ों को, स्वास्थ्य के बारे में भूल जाइए। एक और खबर है, हम भूल गए थे उसको, राजस्थान की। जी, जी। करणी सेना के अध्यक्ष को खुलेआम आकर के गोली मार दी जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ जिले में भी इस तरह की घटनाएं हर रोज होती हैं, प्रदेश में होती हैं, राष्ट्र में होती हैं। लेकिन उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि एक लॉरेंस बिश्नोई कौन है, उसका गैंग, जो अभी लॉरेंस तो खुद स्वयं जेल में है, लेकिन उसके ग्रुप ने गोली मारा है। और उसके पीछे ये बात आ रही है कि नहीं, उसमें करणी सेना से जो बिल्कुल राजपूतों की बात करते हैं, और वो बात करते हैं कि हम ही यहाँ के मालिक हैं, अभी भी हमारी तो रियासतें चली गई, 500 कितनी, ये सब बातें करने वाले लोगों से चिढ़ करके लोगों ने उनको गोली मारी। ये भी अगर वैसा है तो ये भी देश के लिए ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी तो अभी तो वो कोई कंफर्म इसके बारे में तो खबर नहीं कि क्यों ऐसा हुआ बोलकर। जी। पहले तो जांच होना चाहिए, और जांच करने के बाद ही जो है, पर कम से कम ये बात जरूर है कि इसमें कोई पार्टी का नाम नहीं आ रहा है। मतलब वो उसी का वो, हाँ। जो उसमें एक गायक कलाकार को जो गोली मारी गई थी वहाँ जी। पंजाब के, हाँ। जिसका नाम आया था ग्रुप का, उसी के ऊपर बात आ रही है। जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं उनको क्या लेना देना कौन किस पार्टी का है क्या नहीं है, वो अपना काम कर जाते हैं जी। और उसको जो है अपन राजनीतिक जो है रूप ना दे। अभी वहाँ का भी जो स्थिति थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, जो भी है। तो और वहाँ पे भी मेरे को लगता मुख्यमंत्री का भी घोषणा हुआ नहीं है जी। और वहाँ पर भी कुछ स्थितियाँ कुछ उठापटक चल रहा। मैं कल देखता रहो कुछ आज तक और 2-3 चैनल में देख रहा था, वो बता रहे थे कि उसके यहाँ इतने विधायक जा रहे हैं, उसके यहाँ इतना विधायक जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। खैर देखते हैं। बालकनाथ जी और वसुंधरा राजे के बीच में बात चल रही है। देखिए क्या होता है। हाँ, जो भी अब उस पर भी, अब चूंकि अभी राजस्थान में शून्यकाल है, तीनों जगह है शून्यकाल की, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जी जी जी। और उसके बाद अब नए को चार्ज लेना है, शपथ लेना है, तो इसके बीच का ये शून्यकाल है अभी। तो ये शून्यकाल का मौके का फायदा लोगों ने उठाया। और राजस्थान की बात जहाँ तक, तो वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ
नया योगी एक आ गए बालक हाँ हाँ, कल मैं देख रहा था उनको। हाँ, वो भी उन्हीं के नाथ संप्रदाय के हैं, जिससे जी, योगी आदित्यनाथ जी हैं। जी जी। और स्टाइल वही उनकी बात करने की, हाँ वस्त्र वैसे, जीवन शैली जी। वैसी। तो हमके लगता है कि योगी आदित्यनाथ का अब ब्रिजमोहन अग्रवाल ने बुलडोजर पोस्ट किया हाँ, है। पोस्ट किया। और रात को ही वहाँ पे कल ही रात को वहाँ पे काफ़ी इलाके को खाली कराया गया, खाली वार्निंग कराया। दे दी गई मौधापारा और वो इलाका जहाँ के वो विधायक हैं, और वहाँ पे अल्पसंख्यक लोगों की बहुतायत है। तो वहाँ पे रात को 12 बजे तक कोई दुकान खुली नहीं रहेगी, सब बंद करिए। तो ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये अपराधियों के विरुद्ध अगर चलती है तो कोई तो दिक्कत नहीं ठीक है, है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर अपने विरोधी को निपटाने के लिए की जाती है तो मुझे लगता है कि ये नहीं नहीं, ठीक बात नहीं है। बिल्कुल ही ठीक देखिए, नहीं। इससे माहौल खराब होता है ना। जी और आने वाले समय में भी इसका और बुरा असर पड़ेगा। और मेरा जो आज बार बार यही कहना है कि भाई हम बड़े लोगों को नेता चुनते हैं जी इसलिए चुनते हैं कि उनका दिमाग बुद्धि हमसे ज्यादा बड़ा होता है। बड़ा होता है। जी, तो दिल भी बड़ा रखिए। दिल भी बड़ा रखिए। सब जी। चीज छोटी छोटी चीज में उलझना नहीं चाहिए। जी जी। और लोकतंत्र के बारे हाँ। में तो यही कहा जाता जी, है जी। ना कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही वही है है, कि जियो और जीने दो। विपक्ष हाँ। विपक्ष भी मजबूत रहे, हाँ, हम जी, भी जी। मजबूत रहे, जी। हम अच्छे से सरकार चलाएं। जी, जी। और हमारी कमजोरी अगर विपक्ष उठाएगा जी। तो हम अपनी वो कमजोरी दूर करें, ताकि हमको अगली बार फिर लोगों का अवसर बिल्कुल, लोग हमको बिल्कुल, दें। बिल्कुल। तो इस भाव से तो लोकतंत्र और परिपुष्ट होता है, लेकिन बदले के भाव से अगर किया जाता है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, बल्कि वो कमजोर होता है। क्योंकि फिर उलझन में ही आप अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, फिर एक दूसरे को निपटाने में ही अपना पूरा समय लगा देते हैं, वो उचित नहीं होता। अब थोड़ा मुख्यमंत्री की बात छत्तीसगढ़ वाली भी कर ही लें, हाँ। क्योंकि खबरें हैं कि ये लोग दौड़ रहे हैं। आपकी नज़र में कौन लगता है कि ठीक ये अगर रहेगा, जितना भी चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे ओपी चौधरी का है, देखिए भाई, रमन सिंह का है, लता हुसैन का है। जी हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं। जी। अब नहीं, अपना मन तो होता है ना भाई। मन होता है। फिर जी। ये सब आपका चैनल को इधर का कोरबा का लोकल चैनल तो है नहीं, कहीं और चले जाएगा, बोला यार ये बाकी हमारा सब खिलाफ किया है। ये तो मेरा कहना है कि अभी इसको जो है मेरे से बात खुलवाइए। बट मैं यही चाहूंगा कि ऐसा आदमी चुन के आए, हाँ, जो भी बने। जो भी बने, जी। और प्रशासन में जो है वो मजबूत पैठ रखे। और यहाँ पर जो है तो प्रशासन में जो है कम से कम आम जनता का, लोगों का काम होना चाहिए। भ्रष्टाचार जो है उसमें नकेल रखे। और जो भी काम, हमारे बहुत सारे काम जो है कोरबा जिला का, जैसे जो सबसे ज़्यादा जो आपको जो पैसा देता है पूरे राजस्व देश देता है, में, जी। राजस्व में अपने छत्तीसगढ़ सरकार को देता है। पर कोरबा जिला का जो हाल चाल जो है वो तो ठीक नहीं है। पूरा इनकी यहाँ के सड़कें उड़के जो है, और डेवलपमेंट जो होना था वो नहीं हुआ। जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है तो थ्रू जो यहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र वगैरह जो हैं, जो भी वो लोग अपना कुछ पैसा दिए हैं, जैसे कुसमुंडा के रोड का कहीं करोड़। पर ये सरकार जो है इसको भी कुछ करना चाहिए था, पर इन्होंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया है। जी जी। मेरे को बोलने में कोई कुरेद नहीं है। और तो क्या है, अभी जो भी मुख्यमंत्री बने तो वो कम से कम प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करे और देखे कहीं गड़बड़ ना हो। हालांकि जो है जब जो लोकतंत्र में जो है, जो लोकतंत्र जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी वहाँ चांसेस रहते हैं गड़बड़ी का। जी। पर उनको सुधार कर अगर हम लोकतंत्र को और मजबूत रखें तो ये अच्छी बात है एकदम से। बिल्कुल 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 वही होना चाहिए। अब हम फ्रंट पेज से कोरबा पृष्ठ की ओर बढ़ें, उसके पहले एक खबर पर और चर्चा कर लें। जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुआ, पहले तो जब 3 तारीख को हम भी लाइव में थे, आप लोगों ने देखा है, बड़ा आशीर्वाद सबका मिला। वो ये धनेश जी, पहले धनेश साहू जी जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, वो अभनपुर से चुनाव लड़ते हैं। वो जैसे दोपहर में 12-1 बजे के आसपास ये संकेत मिला कि ये काफ़ी पीछे हो रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया। उसके बाद फिर कई नेताओं ने कहा। अब महंत जी का भी इशारा वही है कि नतीजे पर महंत ने कहा, अचानक इतना बड़ा परिवर्तन, ये खेल कैसे हो गया। और कल कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख ने भी, आनंद शुक्ला जी ने भी ये बात कही है, ईवीएम पर सवाल उठाया है। दिग्विजय सिंह ने भी राष्ट्रीय स्तर पर उस पर सवाल उठा दिया। तो अब जब आपकी पार्टी जीतती है तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते। ये राजनीतिक पूरे देश में जी सबसे ज्यादा ईवीएम पर अगर सवाल उठाता रहा है तो वो था केजरीवाल जी। ठीक है ना जी। पर केजरीवाल जब दिल्ली जीत गए तो कोई ईवीएम का मामला नहीं है। पंजाब पंजाब जीत गए, कोई ईवीएम का मामला नहीं है।
ममता बनर्जी भी ईवीएम का मामला उठाती थी, पर जहां बंगाल में एकदम पूरा एकदम 3/4 से ज़्यादा मेजोरिटी, कोई ईवीएम का मामला नहीं आया। मतलब तो ये सब जो है बात करके ना, ये सब जो है बचकानी बातों से जो है बड़े लोगों को बचना चाहिए। और ये सब जो है ये अच्छा नहीं लगता है। भाई आप हार क्यों गए, स्वीकार करिए, उसको गलती और अपनी कारण मानिए। उसको देखिए ना भाई। अब ये चैनल का मैं बैठ कर तो मैं बता दूंगा यहाँ पर कांग्रेस क्यों हारी, हम तो बता देंगे। पर क्या मेरे को लगता है कि ये जगह ठीक नहीं है। जी जी। अपन और थोड़ा समय जाने दीजिए, कभी और मौका होगा तो आप बुला लीजिएगा, हम पूरा बता देंगे कैसे कांग्रेस हार गई, मतलब क्यों हारी, क्या कारण था क्या नहीं था। पर अभी ये बैठ के ये सब चर्चा करना ठीक बात नहीं, वो तो हाँ, परिहास में वो हाँ, कुमार विश्वास जो कवि हैं, हाँ, वो एक अपना सुनाते हैं, परिहास में ही बोलते हैं उस बात को। ऐसा नहीं कि कोई सही हो। बोले मैं जयपुर जा रहा था दिल्ली से फ्लाइट में, तो हमारे बगल में कांग्रेसी नेता थे। मैं बोला कहाँ जा रहे? बोले चिंतन शिविर। बोले क्यों? बोले हमारी पार्टी चुनाव हार गई है तो हम लोग चिंतन करेंगे। बोले कितना पैसा खर्च हो रहा है उस पर? बोले कम से कम 200 करोड़ रुपए। तो बोले आप 500 रुपये मेरे को दो। बोले क्या करोगे? बोले दो। तो वो दिए उनको। बोले सुनिए, आपकी पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए हार गए, इसके लिए आपको 200 रुपये 200 करोड़ रुपए फूंकने की क्या जरूरत है? अब उसमें क्या चिंतन करोगे? अरे वोट नहीं दिए इसलिए हार गए। तो अब इनको भी ये चिंतन करना चाहिए कि ईवीएम पे गलती ठीकरा फोड़ करके आपसे जो कहीं गलती हुई होगी तो आप उधर ध्यान नहीं देंगे, आप उधर ध्यान दें। अगली बार फिर आप लोकसभा चुनाव सामने है, फिर उसमें आप एक साथ मिल करके लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ करके लोग भी समझने लगे हैं। हाँ, लोग समझते हैं कि ये सब जो बहानाबाजी ये लोग कर रहे हैं, अपनी जो कमियां को जो ये बता नहीं रहा है कि हम क्यों हार गए हैं, और उसका नाम डाल के वो सोचते हैं अपने आप को ऊंचा दिखाते, वो गलत है। मतलब जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने लिए नुकसान है उनके लिए। चलिए जी, दुनिया कितने आगे बढ़ गई है, हर देश में जो ईवीएम से हो रहा है, और ये कोई हिंदुस्तान में हो रहा है ऐसा तो नहीं है ना, पूरे दुनिया में हो रहा है। कहीं कहीं अभी भी नहीं हो रहा, अलग बात है। पर जो है हम जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, अभी छोटी छोटी चीज में हम उलझ जाएंगे और हमको लगता नहीं कोई ऐसा करेगा बोलकर। जी जी है ना, ऐसा कोई इतनी सतर्कता बरती गई कि हम औरों की बात तो नहीं करते। कोरबा में मतगणना केंद्र के पास जब हम लोग पहुंचे, एक दिन पहले हम लोगों को बुलाया गया, थोड़ी व्यवस्था दिखी, वहाँ अधिकारियों ने कहा कि भाई हम आपको यहाँ पे वाईफाई की सुविधा नहीं दे सकते, कल कोई आरोप लगेगा कि हैकिंग कर ली गई, हैक कर लिया गया, इसलिए वहाँ पे किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। मोबाइल भी आप इस्तेमाल करेंगे तो 100 मीटर दूर, ताकि उसके रेंज में वो ना आए जहाँ इनका स्ट्रांग रूम था। ये सारी व्यवस्था प्रशासन ने पहले कर रखी थी। और फिर जब ये कहा जाता है कि कुछ राष्ट्रों का नाम लिया जाता है कि वहाँ ईवीएम को बाहर कर दिया गया, तो भाई उनकी आबादी कितनी है? 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ अधिकतम, और आपकी आबादी कितनी है? तो आपको तो महीनों लग जाएंगे उसको गिनने में। जी, यहाँ दूसरा चीज देखिए कि चुनाव में जो पहले जैसा होता था, टीएन सेशन आने के बाद में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ गया। हमारे पूरे एसीसीएल जो क्योंकि ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के सब क्वार्टर्स हैं, कहीं कोई झंडा नहीं, कहीं कोई बैनर नहीं, कुछ नहीं। भाई ये सब जो है इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ ना भाई? हमको भी किसी ने कहा था कि आप अपने ऑफिस में, यूनियन ऑफिस में यार इसको लगवा दो। हमने साहब बोले देखो यार, यूनियन ऑफिस जो है ये मैनेजमेंट ने हमको अलाउड किया है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमको उन्होंने अलाउड किया है। और ये जो जमीन जो है, ये जो है अपना जो स्टेट गवर्नमेंट से ये लीज में लिया है एसीसीएल, ये एसीसीएल का भी जमीन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना है। अब जो भी जिसका निजी जमीन है वो अपना जो करना करे ना भाई इसमें। जी जी जी, चलिए अब कोरबा को रुक करते हैं। 6 साल में भारी मशीनों के आयात पर निर्भरता खत्म करेगी कोल इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत अपने देश में निर्माण पर जोर। ये पहली खबर है अखबार की। आधी रात शुरू हुई बारिश रुक रुक कर देर शाम तक रही जारी। अब पूरा फोकस शहर के विकास में, विधायक लखन ने बात कही है। कैप्सूल से राखड़ परिवहन की नई गाइडलाइन, नहीं हो रहा पालन, उद्योगों को हाईवा से परिवहन पड़ रहा सस्ता, इसलिए गाइडलाइन का पालन नहीं। बकरा बकरी चोर गिरोह सक्रिय, लग्जरी गाड़ी से करते हैं चोरी। प्रमुखता से अखबार ने इस खबर को छापा है। पुरानी सरकार के जाते ही किसानों से होने लगी कर्ज की वसूली। जिले में 23,000 किसानों पर बकाया 81 करोड़। परिवहन विभाग में वाहन फिटनेस का काम जाएगा अब निजी हाथों में। आक्रोशित मितानिनों ने की डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। एसपी एक्शन में, सिविल लाइन व पसान थानेदारों पर गिरी गाज। और एससीसीएल की मेगा परियोजनाएं अपने लक्ष्य से चल रही हैं पीछे।
गेवरा, दीपका, कुसमुंदा तीनों मेगा परियोजनाओं से लक्ष्य अनुरूप नहीं हो रहा है उत्पादन। पहले इसी बात कर लें, क्या वजह लग रही है आपको? नहीं देखिए, ये क्या है कि समस्याएं तो है ना, जैसे बहुत सारे समस्याएं। एक तो अभी बीच में जो है आपके जो बारिश उरिश बहुत ज़्यादा हुआ बीच में, मतलब ये अब मैं अभी की बात नहीं बोल रहा, इसके पहले भी इस साल बारिश कुछ ज़्यादा हुआ है जी। सामान्य से, उसका भी असर है। और जो देखिए, और ओपन यहाँ पर अधिकतर माइंस जो है ओपन कास्ट माइंस है, माने देश का समझिए 96% जो प्रोडक्शन जो है ओपन कास्ट माइंस से होती है। हमारे ACCL का भी जो है करीब करीब जो है 80 क्या 85% से भी ज़्यादा उत्पादन हम खुली खदान से करते हैं। जी जी। खुली खदान में उत्पादन तभी होगा जब आपको जमीन मिलेगा जी। और यहाँ पर जमीन की समस्या तो है, लोगों को नौकरी ठीक से मिल नहीं रहा है, लोग अपनी ज़मीन दे नहीं रहे हैं। जो ज़मीन पहले आज से लिया गया है उसमें लोगों ने कब्जा कर लिया है और कुछ प्रशासकीय प्रॉब्लम समस्याएं भी है। हाँ, आप बोलते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिली, मुआवजा नहीं मिला, वो अलग तो झंझट जमीन है। नहीं है, जमीन नहीं है तो फिर आप अब आगे कोयला निकालने के लिए बढ़ोगे कैसे? तो ये सब समस्याएं हैं और इसलिए जो अभी जो है अभी हमारे देश में जो है गवर्नमेंट ने एक नया नीति लागू किया है और अभी जो हमारा जो यहाँ पर जो खदान खुलने जा रहा है सराईपाली के बगल में बुदबुद खदान जो खुलने जा रहा है उसमें वो लागू होने जा रहा है। उसमें ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको ना अवार्ड किया जाएगा वही जमीन खाली कराएगा जी। वही सब कुछ करेगा। जमीन खाली कराने के लिए जो जो मतलब प्रशासकीय जो काम करवाना है वो सब करेगा। तो और उसके बाद जो वो कोयला वोयला जो निकालेगा तो उसका जो कोयला जो बेचने का अधिकार जब अपना प्रबंधन का रहेगा। ये आने वाले समय में ऐसा मैनेजमेंट करने जा रहा है। नहीं, खबर और तो बीच हाँ, में आई थी कि चिरमिरी की कहा कि जो अंडरग्राउंड माइन 2-3 बंद हैं उससे कोयला निकालने के लिए निजी लोगों को अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन वो कोयला हमें देंगे। वो कोयला निकाल के हमको देंगे माने बेचने, बाकी वो सारा काम वही करेंगे। बेचने का अधिकार हमारा रहेगा, बेचने का अधिकार जो है वो हमारा रहेगा। पर अगर मान लो ये काम अगर मैनेजमेंट उनसे करवाता है तो हमारे वर्कर्स जो है लोगों को नया नौकरी नहीं मिलेगा। वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो आएगा बड़ा वाला वो कम पैसे में लोगों को रखेगा, घर नहीं बना के देगा, मेडिकल सुविधा नहीं की, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब सरकारीकरण से पहले की जो स्थिति थी वही आके खड़ी हो जाएगी, पहुंच जाएगी, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। पर अब देखिए, क्योंकि जो हमारी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी ट्रेड यूनियंस की आज से 20 साल 25 साल पहले कम हो रही है, वो काफ़ी कम हो गई है जी। तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जी जी। पर ये जो आपने जो कारण जो दिखाया कि मेगा प्रोजेक्ट जो पीछे चल रहा है उसका मेन कारण है कि ज़मीन जो है उसमें समस्या आ रही है। अभी देखिए कुछ वन का प्रॉब्लम भी आया था तो अभी वन डिपार्टमेंट के जो हाईएस्ट अधिकारी जो है अभी गेवरा में पहुंचे थे, है ना। यहाँ पर कुछ खदानें हमारे हैं उसमें क्लियरेंस नहीं हो रहा है, जैसे हमारा सुरगाछा अंडरग्राउंड माइंस में वो DGMS क्लियरेंस नहीं दे रहा, राजगमार में नहीं दे रहा है, बहुत समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं के चलते भी जो है वो थोड़ा उत्पादन में पीछे आ रहा। फिर भी हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं जो सिलसिला जो है वो उत्पादन चालू होता है दिसंबर 25 के बाद से जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना जो होता है मौसम बढ़िया रहता है, सब कुछ बढ़िया रहता है, वो काफी भरपाई कर लेते हैं, भरपाई इसमें कर लेते हैं। जी 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 जी। एक और खबर है, 6 साल में भारी मशीनों के आयात पर निर्भरता खत्म करेगी कोल इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत अपने देश में निर्माण पर जोर। अभी भी कहा जाता है कि छोटी अभी जैसे कुसमुंदा में 15 दिन के अंदर 2 मशीनें जल के खाक हो गई अंदर खदान में, एक टिपर जल के खाक हो गया गेवरा में। तो ये कहा गया कि अभी सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, इस बीच में आग लगना, तो उस पर भी उंगली उठाई गई। ये मशीनें जो यहाँ जली हैं कुसमुंदा में ये आयातित मशीनें हैं, इसके पार्ट्स बड़े महंगे हैं, तो इसमें गड़बड़ करने के लिए भी ऐसा षड्यंत्र किया जाता है, प्रबंधन उसमें अपना मिली भगत रहती है उनकी। तो इस तरह के भी आरोप लगते हैं। तो अगर हमारे यहाँ ये बनेगी तो मुझे लगता है कि सस्ती हो जाएगी। तो ये वो तो देखिए हमारा अभी हम उस लेवल पर हमारी टेक्नोलॉजी अभी नहीं पहुंच पाया है। इतने भारी भरकम जो मशीन जो है वो जो दुनिया के गिने चुने 5-6 देश बनाते हैं, जैसे आपका अमेरिका हुआ, जर्मन हुआ,
इधर एक ठो जो रशिया से अलग होके बेलारूस हुआ, ये सब जगह के जो है जो मशीनें, जो बड़े बड़े जो हैवी आपको 240 टन वगैरह के डंपर, बड़े बड़े जो शॉवेल्स जो आ रहे हैं सब वहीं के आते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, वो उनका अगर मान लीजिए वो कोई सामान खरीदते हैं तो उनका 4 साल 5 साल का उस कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि उस 4-5 मेंटेनेंस साल में, करेंगे। हाँ, मेंटेनेंस पूरा उन्हीं का रहेगा। ये सब हो रहा है जी। पर ये बात सही है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी टेक्नोलॉजी का विकास तो करना पड़ेगा। आप अगर दूसरे पे निर्भर रहेंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत तो है। मतलब नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के पक्षधर हैं आप? हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल। भाई कौन नहीं रहेगा, अपने देश में हर चीज बने, वो कौन नहीं चाहे। हमारे यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हाँ, विदेशी सब मुद्रा कुछ भी मिलेगा। बचेगी। हाँ, जी, हम तो ये भी चाहते हैं कि विदेश के लोग आके यहाँ पूंजी लगाए ना भाई, यहाँ पूंजी लगाए, और तो उससे क्या होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, हमारे गाँव का विकास होगा, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा। पर ये विदेश के लोग पूंजी यहाँ तभी लगाएंगे जब आपका वातावरण बढ़िया होगा एकदम से। मतलब ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और पैसे की कमी तो है, अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो उसमें हमको फायदा होगा एकदम से, और हमारे देश से अगर पैसा जा रहा है तो उसमें हमको नुकसान होगा। विदेशी मुद्रा पे बड़ा असर पड़ता है। जी। क्योंकि हमारी कीमत थोड़ा डॉलर के हिसाब से अभी 80-82 रुपए हो गई है। 83 क्रॉस कर गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा पैसा ज्यादा जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था पे बड़ा असर उसका अपन पड़ता कह है। सकते हैं कि अपना 83 रुपया जरूर हुआ है, पर जो हमारे आसपास के जितने देश हैं वहाँ रुपया चलने लगा 7-8। वहाँ का अगर रुपया के मुकाबले में उनका रुपया और की कीमत और कम हो गया, बहुत कम हो गया। मतलब जी। फिर भी हमारे यहाँ कुछ हम लोग स्टेबल हैं, फिर भी हाँ, कहीं 83 पास कर देना। क्योंकि हमको लगा जब कांग्रेस ने जब सरकार को जब उनको हैंडओवर किया था उस समय 69 और 70-71 के आसपास हमारा रुपया और डॉलर का था। हाँ, उस समय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जैसे मनमोहन सिंह की उम्र बढ़ रही है वैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक नहीं है। 83 हो गया है, 83 प्लस हो गया, तो ये तो अच्छी चिंताजनक है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि कई राष्ट्र ऐसे हैं जो हमारे रुपए को स्वीकार करने लगे, हमें विदेशी मुद्रा नहीं देनी पड़ती। देखिए, इस देश की बहुत सारी पॉलिसी तो अच्छी लगी, जैसे आपका जो ये झंझट फंझट जो हुआ, जो आपका रूस और इसका यूक्रेन वगैरह का जो भी झंझट फंझट हुआ, अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, तो उसमें क्या है ना, हमने जो है डायरेक्ट रशिया से जो ऑयल वगैरह जो मंगाना हमने शुरू कर दिया। मतलब उससे हमको बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल, रुपए में ला रहे हैं, रुपया में ला रहे हैं। कुछ पॉलिसी, कुछ काम सरकार अच्छी की है। मैं बोल रहा हूँ कि हम उनकी नीतियों का जरूर विरोध करते हैं, पर जो अच्छा चीज हुआ है हम उसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल, कुछ मामले में जहाँ अच्छाई है करना ही चाहिए। अब एक खबर वो जो फिर मैं जहाँ से शुरू हुआ तो वहीं अंत करूंगा। शुरू हुए थे राजनीति से, तो राजनीति पे ही आए हैं। अब पूरा फोकस शहर के विकास में। विधायक लखन ने बात कही है, कल उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, ननकी राम जी भी उसमें थे जो 20-22 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए हैं, और प्रेमचंद पटेल जो कटघोरा चुनाव जीते हैं, और लखन देवांगन जी, ये लोग सारे के सारे लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उसमें अपने पार्टी कार्यालय में, और ये कहा कि अब पूरा फोकस इस पे रहेगा और जो वादे हम लोगों ने किए हैं उसको पूरा करेंगे। तो एक खबर ये है। दूसरी खबर है, कैप्सूल से राकट परिवहन की नई गाइडलाइन नहीं हो रहा है पालन। मैं कल, आप लोगों ने देखा होगा, कल मैं लखनलाल देवांगन जी से बात करने गया था, बात हुई उनसे, तो हमने कहा कि आप ये कह रहे थे, बहुत सारी आपने लोगों से वादे किए हैं उनसे कि ये करूँगा। उसमें रेत परिवहन का भी आपने कहा था कि रेत की चोरी हो रही है, मैं बिल्कुल रोकूंगा इसको। तो मैं बोला, रेत की गाड़ियाँ तो 2 दिन से चलती नहीं दिख रही, हो सकता है नया निजाम आ रहा है इसलिए लोग सतर्क हो गए हों। राखड़ की बात भी आपने कही थी कि राखड़ से मुक्त कराएंगे, तो ये इस पे आप फोकस करेंगे? बिल्कुल करूँगा। बोले जैसे ही हमारी सरकार बनेंगे हम उस तरफ बढ़ेंगे आगे। तो शहर के विकास में एक कहीं ना कहीं एक कलंक है, राखड़ विशेष करके, और खदानें आपकी भरी जा रही है उसी से भी। देखिए क्या है कि वो शहर के विकास के लिए एक बात तो सही बात, इसमें बोलने में कोई हिचक नहीं है जी, कि कोरबा इतना बड़ा एक औद्योगिक नगर है, इतना बड़ा, आपने बोला कि इतना ज़्यादा रॉयल्टी देने वाला, पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कोरबा को जो पैसा देना चाहिए, अपना निगम को देना चाहिए, वो सब नहीं दिया ना। देखिए ये सब बातें अब बाद में अपन खोलेंगे, मतलब अभी ये सब मेरे को लगता है इस सब से माहौल ख़राब होगा। तो ये तो सच्चाई है, कोरबा का जो विकास होना चाहिए वो पैसा डेवलपमेंट का तो मिला नहीं है। भाई विधायक अपने घर से पैसा थोड़ी लगाएगा भाई, आपको जो पैसा मिलेगा वही तो आप लगाओगे। किसी को बदनाम करना तो बड़ा आसान है।
और सच्चाई है कि ना। यो अब कल मैं देखा उनका सुन रहा था, ये आपके जो सिंहदेव जी का सुन रहा था मैं, वो बोल रहे थे हाँ भाई ना, हम ना जो अंबिकापुर नगर निगम शहरी क्षेत्र से हम 8,500 वोट से पीछे हुए। कारण भी है कि हम निगम को हम पैसा नहीं दिला पाए, वहां से हम पैसा नहीं ला पाए, वो एक कारण है। तो कोरबा में भी हमको लगता है कि ये कारण नहीं है। सब पूरे प्रदेश में रहा है। पूरे जी। प्रदेश में ऐसा चल रहा, मतलब कि कहाँ कहाँ पर कम पैसा दिया गया, जान के दिया गया कि अनजान में दिया गया, जो भी है जी। पर कोरबा को जो पैसा मिलना चाहिए वो कोरबा को नहीं मिला है। उसके चलते विकास में थोड़ा बाधा तो पड़ा है। अभी देखिए नए लोग आ रहे हैं और नए लोग पैसा वैसा दिलाए कोरबा को, बढ़िया है। हम तो चाहते हैं कि देवांगन जी कोई मंत्री उंत्री बन जाए तो कोरबा में और बढ़िया काम करे एकदम से, मतलब जी, अब देखें उनका नंबर लगता है कि नहीं लगता है, देखते हैं। नहीं, नंबर तो लगना चाहिए, जी, क्योंकि जी। मैंने कल उनसे परिहास में एक बात कही कि भाई जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि एक गुंडा को कोई मार देता है तो उस इलाके का वो गुंडा बन जाता है, तो वैसे ही आपने एक मंत्री को परास्त किया तो आपको मंत्री बनना चाहिए। तो बोले कि भाई ये तो हमारी पार्टी के ऊपर है। लेकिन एक बात जरूर है, मैं राखड़ की बात इसलिए कह रहा हूँ कि राखड़ से हम सब बहुत त्रस्त हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस तरह से राखड़ का कारोबार और उसमें जो भ्रष्टाचार और जिस तरह से उससे लगे हुए लोगों की दादागिरी इस इलाके में चली है, ये तो हम खबरों में भी अपने बीच बीच में बोलते रहे, हेडलाइंस में भी इस पे चर्चा करते रहे। तो इसलिए ये फोकस हम इसलिए इस पे ज़्यादा हमारा होता है कि ये प्रदूषण हमको कहीं ना कहीं खा रहा है, पूरी तरह से खा रहा है। और हम तो सारे डेवलपमेंट करा लें, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रखता, तो जिंदा कैसे रहेंगे? कैसा रहेंगे? बिल्कुल सब लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए। और एक तो मतलब अभी जो नई सरकार जो आ रही है, खासकर हमारे जो नए जो विधायक जो भी आए हैं, ये कोरबा का जो वातावरण जो है, आप कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे ना तो आप जैसे हैं आपको लगेगा कि यार कुछ आज स्वास्थ्य मेरा अच्छा कैसा लग रहा, मतलब बहुत माने यहाँ का जो वातावरण खराब है। और खासकर जो रोड उठ के जो बगल में रहते हैं उनका तो जीना मुश्किल हो गया, उसको अपने को देखना चाहिए। और हम चाहेंगे कि जो नई सरकार आ रही है वो कोरबा बिल्कुल विकास होना चाहिए, बिल्कुल। आप जो है विकास के लिए जो परियोजनाएं लाना है आप जरूर लाइए, पर ये जो आदमी का स्वास्थ्य को देखते हुए जो है, और आजकल बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आई है, वो नई टेक्नोलॉजी को जो है आप उपयोग कीजिए और लोगों का स्वास्थ्य को आप ध्यान में रखिए। अच्छा आप एक भी देखिए ना, मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोरबा ही एक ऐसा शहर है जहां पर हर 5 दुकान के बाद आपको मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, मतलब। जी हाँ, किराना दुकान से ज्यादा मेडिकल स्टोर है। आप देखिए, आप कभी भाई साहब गए कि नहीं गए? पूरी मैं बीच में 4-5 बार गया था, वहां पर आपको मेडिकल शॉप खोजने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कहाँ है मेडिकल शॉप। और कोरबा में देखिए जस्ट उल्टा है एकदम से। तो ये क्यों है, ये सब जान रहे हैं। बीमार ज्यादा हैं यहाँ लोग, बीमारियां ज्यादा हैं। जी जी जी। तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो लोग मजाक करते रहे हैं, मजाक करके अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई आधार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदा रहेंगे तभी तो बाकी सुख सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी। आप मार डालोगे तो बचेगा क्या? और ये राखड़ के मामले में जिस तरह का खेल कोरबा में चल रहा था, उस पर उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा रोक लगेगी। और फिर आपके SECL की बात भी कर ले थोड़ा सा, कि वहाँ से जो खुलेआम कोयले की चोरी, खुलेआम डीजल पेट्रोल की चोरी, विशेष करके डीजल के पेट्रोल तो ज़्यादा नहीं खपत होता आपके यहाँ, वो तो देखा गया है, सीधा सीधा सौदा होता था। तो वो सौदा फिर ना हो, क्योंकि ये नुकसान ठीक है कुछ लोगों को उसका अंश मिलता था या मिलता होगा, अभी भी मिलता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले तक मिलता था, इसके तो प्रमाण हैं। क्योंकि हम लोगों के पास भी लोग पहुँचते थे कि भैया आप लोग भी कुछ चंदन वंदन लगा देते हैं, थोड़ा सा हमको बचा के रखिए। तो ये जो कोशिशें पहले होती थी, उनको जो बल दिया करते थे, अब ऐसे लोगों को फिर से सबल नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये उम्मीद तो करते हैं। देखिए क्या है, क्योंकि उससे राष्ट्र का नुकसान होता है, और राष्ट्र मतलब हमारा ना। बिल्कुल, कोयला चोरी देश की संपत्ति का चोरी हो रहा है, उसको अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा एक तो क्राइम है, एक तो मतलब। तो अभी जो नया जो कोयला चोरी के साथ साथ डीजल की चोरी के लिए गैंग पूरे खुलेआम काम करते थे, 50 लाख 1 करोड़ रुपए हर महीने देते। डीजल चोरी माने कैश चोरी है। हाँ, कैश है वो पूरा एकदम खुलेआम मशीनों में से निकालना, अपना पंप लगा के खींच लेना और रोक लेना गाड़ी को, डर के मारे ऑपरेटर नीचे नहीं उतर रहा है मार डालेंगे,
ये सारी परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं, ये इससे कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का वातावरण खराब हुआ है। अब आप देखिए कि जो काम ये लोग करते थे, जो इसमें लिप्त थे, अब वो क्या करेंगे? जिसकी हराम की खाने की आदत पड़ गई है, चाहे वो वहाँ के लोग हो, चाहे जिनको पड़ता था हाँ, उनको। हाँ, वही उसमें हमारी बिरादरी के लोग भी शामिल है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जिनको कुछ दिन पहले हराम का पैसा मिला, अब जो नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? आदत तो बिगड़ गई है। रोज शाम को 500 रुपए एक दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, तो अब वो नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके हाथ पांव मारेंगे। नहीं तो उनको जो है पूरा सबक सिखाना चाहिए एकदम से। और प्रशासन में और थोड़ा चुस्त दुस्त जो है, हालांकि प्रशासन ठीक कर रहा है जो भी है, फिर भी और थोड़ा अच्छा करने से यहाँ पर थोड़ा शांति भी व्यवस्था ही बने रहे। और कोयला चोरी अगर और बाकी सामान की चोरी अगर रुके, डीजल की चोरी रुके, तो देश का जो है वो संपत्ति जो है, सबको हम अपने घर की संपत्ति को बचा रहे हैं, समझ लीजिए। और क्या एकदम जी जी, मतलब कुल मिलाकर जो प्रदेश में बदलाव हुआ है सत्ता में, जो सोच करके लोगों ने बदलाव किया है, उसके अनुरूप काम भी होना चाहिए। अगर काम नहीं करेंगे तो 2024 में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर आप उससे बच भी गए, मोदी का जादू चल गया, तो फिर अगली बार जब आप मैदान में जाओगे ना 5 साल बाद 28 में, तो फिर यही पब्लिक आपको उठा के वैसे ही फेंक देगी जैसे भूपेश बघेल को फेंक दिया। तो इसका ख्याल यहाँ के जो राजनेता यहाँ से जो चुने गए हैं, और प्रदेश में जो लोग चुन करके बड़े बड़े कद्दावर नेता आए हैं इस बार, उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, आज हेडलाइंस को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश भैया। आज मैं रात को भूल गया था आपको याद कर रहा हूँ, सुबह मैं भैया को फ़ोन किया कि आज मज़ा नहीं आ रहा है, हमारी भी तो आदत पड़ गई है आप लोगों से गप करने की। तो हमने कहा कि नहीं भैया आप आइए, और आपने समय निकाला, सुबह सुबह का समय आप अपने स्वास्थ्य को देते हैं, लेकिन उस समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।